प्रायद्वीप में या कहें दक्कन और दक्षिण में कुछ नए राज्यों का उदय हुआ। ठीक, आपने सुना होगा वाकाटक, चालुक्य, इक्ष्वाकु, गंग, इन सारे शासकों के बारे में आज थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ेंगे। जैसे वाकाटक, चालुक्य, इक्ष्वाकु, पल्लव, कदंब, गंग और कलब्रों के विद्रोह, इन सब के बारे में आज थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत में नए राज्यों का अभ्युदय कह लें, या प्रायद्वीपीय भारत या कहें कि दक्कन और दक्षिण भारत में नए राज्यों का अभ्युदय। इन नए राज्यों का अभ्युदय हुआ प्रायद्वीप में 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में। करीब आप देख रहे हैं कि आधा दर्जन राज्यों का अभ्युदय हुआ। ठीक, इसकी सूचना हमें कैसे मिलती है? इसकी सूचना हमें ग्रांट से मिलती, अनुदान पत्रों से इसकी जानकारी मिलती है, इन सबों की, इन राज्यों की। और 7वीं सदी के प्रारंभ में कांची के पल्लव और आपके चालुक्य, बादामी चालुक्य और पांड्य, जिनकी राजधानी मदुरै थी, वो मुख्य रूप से शासक थे। पीछे हम लोगों ने इसकी चर्चा भी की है। तमिलनाडु में पल्लव, बताया कांची में पल्लव, कांची तमिलनाडु में, तमिलनाडु के पल्लव, कर्नाटक के बादामी चालुक्य, इनके शासन में अगर आप देखेंगे तो जो शिव और विष्णु की प्रस्तर की पत्थर के बड़े सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया गया। और ये आपके पल्लव, कदंब, चालुक्य, ये जो भी शासक थे या इनके जो भी समकालीन शासक थे, इनके सबके शासन का वही पैटर्न था जिस तरीके से उत्तर भारत में था। इन शासकों ने जो है वैदिक यज्ञ को महत्व दिया, अपने राज्य की प्रतिष्ठा और वैधता प्राप्त करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराए, वाजपेयी यज्ञ कराए। तो आज हम इनके बारे में बहुत संक्षेप में जानकारी कर लें। 3री शताब्दी से लेकर 6वीं शताब्दी के बीच में प्रायद्वीपीय भारत में इन राज्यों का अस्तित्व था। इनके बारे में संक्षेप में अध्ययन कर लें। हाँ, लेकिन इसके पहले एक चीज संगम साहित्य के बारे में, हाँ संगम छूट रहा था, बहुत संक्षेप में। संगम साहित्य, संगम का मतलब आज के प्रयागराज से नहीं है, जहाँ गंगा जमुना और अदृश्य सरस्वती मिलती हैं। आज हम उस संगम की बात कर रहे हैं जो दक्षिण भारत में तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित राज्यों में 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी के बीच में का जो काल था, उस संगम काल की बात कर रहे हैं। संगम काल कब था? 3री सदी ईसा पूर्व से लेके 3री सदी एडी तक संगम काल है। कभी आता है इस तरह से 3री सदी ईसा पूर्व से लेकर के 3री शताब्दी, इसके बीच के समय को संगम काल कहते हैं। और साहित्यों का संकलन आप जानते हैं कि कुछ समय बाद तक चलता रहता है, तो संगम साहित्य का संकलन 6वीं शताब्दी तक चला। जहाँ तक संगम नाम की बात है, तो जो संगम अकादमियाँ हुआ करती थी उनके नाम पे संगम रखा गया। और ये एक तरीके से आप कहिए जैसे आज का हमारा सेंसर बोर्ड होता है, इसी तरीके का एक सेंसर बोर्ड था जो कि संगमों पर इकट्ठा होकर के जो साहित्य संकलित होते थे उसका, जो उसकी जांच पड़ताल करता था, उसका परीक्षण करता था कि चुनिंदा साहित्यों के संरक्षण के लिए संगमों का आयोजन किया जाता था। और पांड्य के जो मदुरै शासक थे, इसके बहुत बड़े संरक्षक थे। उनके संरक्षण में मदुरै शासकों के, पांड्य वंश के मदुरै शासकों के संरक्षण में संगम साहित्य खूब फला फूला। और संगम साहित्य आप जान गए, एक तरीके से संगम अकादमियाँ हुआ करती थी, उनके नाम पे रखा गया। ये सेंसर बोर्ड की तरह काम करता था। और संगम साहित्य को अगर हम मोटा मोटा विभाजित करें तो 2 तरह के काव्य हैं, जैसा उस समय हुआ करते थे। आख्यात्मक है, वीर गाथात्मक, जिसमें राजा की वीरता का वर्णन किया गया। खास करके उस समय पशुओं का बड़ा महत्व था, तो अगर पशु को पद चोरी से संबंध प्रकरण, उससे जुड़े हुए वीरता के प्रसंग प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। इस आख्यात्मक काव्य का नाम क्या है? मेड़ कलक्कू। आख्यात्मक कार को जो है मेड़
मेड़ कलक्कू, दो भागों में, एक वीर गाथात्मक साहित्य है, दूसरा उपदेशात्मक साहित्य है। उपदेशात्मक, जिसमें उपदेशों की प्रचुरता है। अगर हम ब्रॉडली संगम लिटरेचर को डिवाइड करेंगे तो वीर गाथात्मक को मेड़ कलक्कू कहते थे, और इसी तरीके से जो इसमें उपदेशों की भरमार थी उसे कीर्ण कलक्कू कहते थे। कीर्ण कलक्कू, कीर्ण कलक्कू। अगर कभी प्रश्न आता है कि मेड़ कलक्कू का संबंध है आख्यात्मक काव्य से, वीर गाथात्मक काव्य से, कीर्ण कलक्कू का संबंध है, तो उपदेशात्मक साहित्य है ये, संगमकालीन उपदेशात्मक साहित्य है। इसके अलावा इन दोनों ब्रॉड जो उपदेशात्मक और वीर गाथात्मक के अलावा जो है तोलकाप्पियम लिखा गया। तोलकाप्पियम जो है तोलकाप्पियर द्वारा लिखा गया तमिल का व्याकरण ग्रंथ है। कभी आता है तोलकाप्पियम है, तोलकाप्पियम क्या है, क्या है तोलकाप्पियम? तो तोलकाप्पियम एक तमिल व्याकरण ग्रंथ है जिसे तोलकाप्पियर के द्वारा लिखा गया है। यही नहीं, एक और रचना उस समय की बड़ी महत्वपूर्ण है जो कि एक दार्शनिक ग्रंथ है, उसे क्या तिरुकुरल कहते हैं। तिरुकुरल है, दार्शनिक ग्रंथ है उस समय का, तिरुकुरल है। और संगम साहित्य की दो प्रमुख संक्षेप में बातें, साहित्य दो महाकाव्य हैं, संगम कालीन दो महाकाव्य हैं। इनका नाम है, एक का नाम है शीलपदिकरण और दूसरे का नाम क्या है, मणिमेखल। ये दो जो है संगम साहित्य के दो इपिक हैं, दो महाकाव्य हैं, दो महाकाव्य हैं जिनका नाम क्या है, शीलपदिकरण और जिसका जो है मणिमेखल। दो ये बड़े महत्वपूर्ण जो है महाकाव्य हैं। और शीलपदिकरण की रचना किसने की थी आप जानते हैं? इनकी रचना इलंगो जो है, इलंगो आदिगल ने की थी, ठीक। और ये जो है चेर शासक सेनुगट्टवन, ये ये दोनों जो महाकाव्य हैं शीलपदिकरण और मणिमेखल, इन दोनों के प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि जो चेर शासक थे, इनकी चर्चा की ना पहले, उनका नाम था सेनुगुट्टवन। सेनुगुट्टवन के ये समकालीन थे और उनके मित्र थे, ये दोनों जो इसके रचनाकार थे। अब संगम काल की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं पर नज़र डालेंगे तो ये समझिए कि संगम काल में आते आते ब्राह्मणों का वर्चस्व बढ़ गया था। राजा को ये समझा जाता था कि जो अच्छा राजा होगा वो ब्राह्मणों की रक्षा करेगा। ब्राह्मणों की रक्षा करना, ब्राह्मणों को सुखी रखना, ये राजा का दायित्व था। क्योंकि ब्राह्मण महत्वपूर्ण थे, बताया वैदिक अनुष्ठान में वाजपेय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, इन सारी चीज़ों में ब्राह्मणों की आवश्यकता होती थी। चावल उस समय की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रमुख फसल थी। और जहाँ तक अगर आयात की बात करें तो उस समय पता घोड़ा, पता है राजा, ये चर्चा थोड़ी सी हुई थी, हुई थी ना, हाँ, घोड़ा, सोना, चांदी। हाँ, इसके अलावा मीठी शराब का भी आयात होता था। और निर्यात की अगर बात करेंगे तो बताया यहाँ सूती कपड़ा, सूती और रेशमी दोनों कपड़ों की कताई और बुनाई संगम काल में बड़ी अच्छी होती थी। उदययोत की चर्चा हुई थी। तो इन सारी चीज़ों का जो है बाहर इनको भेजा जाता था। इसी तरीके से आपके हाथी के दांत के जो प्रोडक्ट होते हैं उनको, मोती, और आज ही की तरीके से जैसे कि रत्न आभूषणों का निर्यात होता है, उस समय से होता चला आया है। ये प्रमुख बातें थी। और जो लोग भाषा के नाम पे लड़ाई किया करते हैं उनके लिए एक बात कि जैसे चावल था, अदरक था, दालचीनी था, ये इन सारी जो शब्द थे ये इनके अनेक वस्तुओं के नाम इसी तरीके से यूनानी भाषा में, तमिल भाषा से चले गए हैं। तो संस्कृति में आदान प्रदान में एक दूसरे की भाषा, एक दूसरे की आदतें, एक दूसरे का खान पान, इन सबका मेल जोल हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। जो लोग आज इस तरह की बात करते हैं उनके समझ पे आपको तरस आना चाहिए। तो ये कह रहा था कि भारत के हमारे संगम काल में जो अनेक वस्तुओं के नाम ऐसे हैं जो यूनानी भाषा में बिल्कुल तमिल भाषा से ले लिए गए हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं, जैसे अदरक है, चावल है, दालचीनी है, इस तरह की चीज़ें सीधे यूनानी भाषा में, तमिल भाषा से ले ली गई। ठीक। सेनाध्यक्ष को अनुष्ठान के द्वारा उसे एनआरडी की उपाधि दी जाती थी। कभी आता है कि चोल साम्राज्य में सेनाध्यक्ष को उपाधि दी जाती थी एनआरडी, है, याद रहेगा ना एनआरडी,
शासक वर्ग को अरसर कहते थे। संगम काल में जो रूलर्स होते थे उनको अरसर कहते थे। और वल्लाल जो है, वल्लाल जो सैनिक, जो हमारे ऑफिसर्स होते थे, चाहे मिलिट्री हो चाहे नॉन मिलिट्री, दोनों को वल्लाल कहते थे। क्या मतलब, वो राजा को क्या कहते थे? शासक वर्ग को अरसर कहते थे, अरसर। और वल्लाल कहते थे अधिकारियों को। इसी तरीके से कडेसियर, कडेसियर किसे कहते थे? कडेसियर उस समय जो खेती किसानी करते थे, जो निचले तबके के लोग समझे जाते थे। बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य चला है, जो खेती किसानी करे वो निचले तबके का है। उन्हें गुलाम, एक तरीके से गुलामों की उनकी जिंदगी थी। उन्हें संगम काल में कडेसियर कहा जाता था, कडेसियर। और एक बात और कह के बात खत्म करूंगा कि संगम क्षेत्र में के तमिल क्षेत्र के संगम काल में पहाड़ी क्षेत्रों के जो लोकल गॉड थे, स्थानीय देवता थे, बहुत आता, उन्हें मुरुगन कहते थे। और यही मुरुगन आगे चल के प्रारंभिक मध्यकाल में सुब्रह्मण्यम कहलाए, सुब्रह्मण्यम भूलते होंगे आप। तो ये संक्षेप में संगम काल की बात हो गई। अब हम पढ़ते हैं, अपने मुख्य टॉपिक पे आते हैं कि नए राज्यों के उदय में वाकाटक के बारे में पढ़ते हैं। वाकाटक वंश की बात करते हैं। वाकाटक वंश। हाँ, एक चीज़ और ध्यान आ गई कि अगर कभी प्रश्न ये आता है कि संगम काल में जो ब्राह्मण लोग थे वो मांस या मदिरा का सेवन करते थे कि नहीं, तो याद रखिएगा कि इनको मांस भक्षण और मदिरा सेवन से कोई परहेज नहीं था, यानी कि करते थे। एक और प्रश्न आया हुआ है कि ब्राह्मी लिपि के जो है, ब्राह्मी लिपि के 75 से ज़्यादा अभिलेख, ब्राह्मी लिपि के 75 से ज़्यादा अभिलेख कहाँ मिलते हैं? ये तो मदुरई की गुफाओं में, मदुरई के गुफाओं में ये अभिलेख मिलते हैं। वाकाटक वंश की बात। वाकाटक एक स्थानीय शासक थे, लोकल इन्फ्लुएंसर थे। वो उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में, बरार में, और वहाँ उन्होंने, वहाँ के स्थानीय रूप से शक्तिशाली लोग थे जिन्होंने कि सातवाहनों को हटा करके, पराजित करके अपनी सत्ता स्थापित की। वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। पुराणों में ऐसा बताया गया है कि विंध्य शक्ति नामक एक व्यक्ति ने जो है वाकाटक वंश की स्थापना की थी। इनकी राजधानी जानते हैं कहाँ थी? इनकी राजधानी बरार थी, बरार, जिसे इनकी राजधानी कहाँ थी? बरार। इसे पुरिका भी कहते हैं, पुरिका कहते थे पहले। बरार में इनकी राजधानी थी। और इनके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे इनके संस्थापक। और विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन हुए, प्रवरसेन के बाद रुद्रसेन हुए। रुद्रसेन 2 हुए हैं तो रुद्रसेन प्रथम हो गए। प्रवरसेन भी 2 हैं, प्रवरसेन प्रथम हो गए। रुद्रसेन के बाद पृथ्वीसेन हुए, और पृथ्वीसेन के बाद कौन हुए? रुद्रसेन द्वितीय हुए। ठीक, ये इनका क्रम है। तो विंध्य शक्ति ने जो है बताया कि वाकाटक की जगह की बात हो रही थी तो बरार बताया, विदर्भ और उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में वहाँ की वाकाटक, वहाँ की स्थानीय शक्ति थे। और विंध्य शक्ति साहब ने सातवाहनों को खदेड़ करके वाकाटक वंश की स्थापना की। विंध्य शक्ति पहले शासक हुए। इनका विस्तार प्रवरसेन प्रथम ने किया, और प्रवरसेन प्रथम ने सम्राट की उपाधि धारण की। इन्होंने इस शासन का विस्तार प्रवरसेन ने किया। प्रवरसेन ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए उस समय, और 1 वाजपेयी यज्ञ किया। इनकी जो है वैदिक कर्मकांडों में विशेष आस्था थी। वाकाटक वंश को इसलिए भी जाना जाता है, इन्होंने ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मण धर्म को, ब्राह्मण जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन थे उनको दक्षिण में लाने के लिए इन्होंने एक पुल का काम किया वाकाटकों ने। तो ये एक जरूरी बात है। और प्रवरसेन के बेटे रुद्रसेन प्रथम हुए। इनके गुप्तों से संबंध बड़े अच्छे थे। समुद्रगुप्त जब आक्रमण कर रहे थे तो उन्होंने रुद्रसेन प्रथम को छोड़ दिया। इससे लगता है कि इनके संबंध उनसे अच्छे थे। और अगर हम समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति को देखेंगे तो उसमें भी जो है दक्षिण के जो विजित शासक थे उनमें इनका नाम नहीं मिलता। तो ये जो गुप्तों से अच्छे संबंध के लिए जाने जाते हैं। गुप्तों से इनके फैंटास्टिक रिलेशन है। प्रवरसेन ने विस्तार किया, विंध्य शक्ति संस्थापक थे। इनके बाद एक शासक और हुए, पृथ्वीसेन हुए, पृथ्वीसेन प्रथम हुए। और रुद्रसेन द्वितीय एक महत्वपूर्ण शासक हैं इनके। रुद्रसेन द्वितीय वही हैं, जब हम चंद्रगुप्त पढ़ रहे थे तो बताया था कि चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह जो है इनसे किया था।
और इस वैवाहिक संबंध से दोनों मजबूत हुए, लेकिन गुप्तों को ज़्यादा फायदा हुआ। आप जानते हैं कि इनके पति यानी ये प्रभावती के पति उनकी हत्या के बाद उन्होंने अपने बेटे की मदद से करीब 13 वर्षों तक जो है गुप्त वंश ने यहाँ पे शासन किया था। प्रभावती उन्होंने जो नाबालिग लड़का था इनका, उनका नाम नहीं अभी याद आ रहा, तो अपने पुत्र के रूप के उत्तराधिकारी के रूप में प्रभावती जी ने बहुत, पीछे हमने इसकी चर्चा कर चुके हैं, आप देख सुन सकते हैं, किया था। ये संक्षेप में बात हो गई। और इसका अधिक लाभ जो है गुप्तों को ही मिला। करते हैं चालुक्यों की। चालुक्य वंश तो ईसा की 6वीं शताब्दी में जो है पश्चिमी दक्कन के पश्चिमी हिस्से में चालुक्य वंश ने अपना राज्य स्थापित किया और इनकी राजधानी जो है वातापी या बादामी कहते हैं थी। बादामी या वातापी दोनों एक ही जगह है, दोनों एक ही जगह का नाम है। और इन चालुक्यों को जो है वातापी या बादामी का चालुक्य कहते हैं। अभी जैसे हम पीछे पढ़ रहे थे, बादामी और वातापी ये कहाँ, ये कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है। और आप जानते हैं कि चालुक्यों ने जो है दक्षिण भारत में बड़े लंबे समय तक एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में शासन किया। और ये जो इनको बादामी का चालुक्य या वातापी का चालुक्य कहते हैं, ये इसलिए कहते हैं कि इनका ओरिजिन जो है वातापी या बादामी में थी, जो कि आज बीजापुर कर्नाटक में है, इनका उदय स्थल था। और इन्हें जो है हम अर्ली वेस्टर्न चालुक्य भी कहते हैं। और बादामी के इन चालुक्यों की स्थापना पुलकेशियन प्रथम ने की थी, नाम सुना होगा आपने। या कीर्तिवर्मन के बेटे या इनके पौत्र जो थे, पुलकेशियन प्रथम के पौत्र पुलकेशियन द्वितीय जो है, ये एक बड़े महत्वपूर्ण शासन हुए हैं बादामी के चालुक्यों में। बड़े शासक हुए हैं, शासक नहीं, बड़े महत्वपूर्ण शासक हुए हैं पुलकेशियन द्वितीय। ये जो है कीर्तिवर्मन के पुत्र थे और पुलकेशियन प्रथम के पौत्र थे। आपने ऐहोल प्रशस्ति का नाम सुना होगा, है? प्रशस्ति माने प्रशंसा। ऐहोल का जो प्रशंसा के लेख लिखे जाते थे, तो जो ऐहोल की प्रशस्ति है, ऐहोल का जो प्रशस्ति लेख है, इसे कौन लिखा था जानते हैं? किसने लिखा था? कवि कीर्ति नामक कवि थे जिन्होंने ऐहोल प्रशस्ति लेख की रचना की है। इसी में पुलकेशियन द्वितीय का वर्णन आता है संक्षेप में। और ये इन्हीं के समय में, उस समय ह्वेनसांग 641 AD में आए थे, इनके राज्य में आए थे, इनकी राज्य की शोभा बढ़ाए थे, इनकी राज्यसभा की। वातापी के चालुक्यों के बाद, इनके बाद जो है एक दूसरे चालुक्य थे जिनका नाम था कल्याणी के चालुक्य हुए। कल्याणी के चालुक्य, इन्होंने जो है राष्ट्रकूटों को पराजित कर किया था। कल्याणी के चालुक्यों का उदय जो है राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। कल्याणी के तालुक वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता जो था वो तैलप द्वितीय ने किया था। तैलप द्वितीय ने इनको, और इनके इस वंश के बड़े महत्वपूर्ण राजा एक हुए 1042 में, सोमेश्वर प्रथम नाम था उनका। सोमेश्वर प्रथम एक बड़े ऐतिहासिक राजा हुए 1042 में इस वंश के। इन्होंने अपनी राजधानी जो है मान्यखेट से हटा करके कल्याणी किया। मान्यखेट से हटा के कल्याणी किया। और राजा भोज का नाम आपने सुना होगा, परमार राजा भोज। उनकी राजधानी धारा थी ना, धारा पे आक्रमण किया उन्होंने, और धारा पे आक्रमण करके पूरा आग लगा करके जला दिया। और एक और इनके बारे में बड़ी मशहूर बात है कि ये चोलों से बार बार लड़ते थे और बार हार जाते थे। वो कौन सा शासक था जो कि चोल शासकों से कई बार पराजित होने के बाद तुंगभद्रा नदी में कूद करके आत्महत्या कर लिया? कभी ऐसा प्रश्न आता है तो वो भी सोमेश्वर प्रथम है, याद रखने की चीज़ है। और इनके बाद एक बड़े महत्वपूर्ण राजा हुए हैं विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की चर्चा करते समय बताया था कि कोई राजा विक्रमादित्य की उपाधि बहुत लोगों ने धारण की है। तो इस सोमेश्वर प्रथम के इनके छोटे बेटे थे कनिष्ठ पुत्र, क्या नाम था उनका? हाँ, विक्रमादित्य खष्टम 6 नंबर
तो 6 नंबर के विक्रमादित्य जो है बड़े प्रसिद्ध शासक हुए। ये बड़े शांति प्रिय थे। इनके समय में जो चोल चालुक्यों की जो बढ़त हो रही थी ना, वो संघर्ष बड़ा कम हो गया। साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। इनके दरबार में समझिए कि बड़े विल्हड़ का नाम सुना होगा आपने, विल्हड़ के विक्रमांक देव चरित्र की रचना की, वो इनके जो है दरबारी कवि थे। ये विक्रमादित्य नंबर 6 जो थे, ये सोमेश्वर के फर्स्ट के छोटे बेटे थे। विल्हड़ जो है इनके दरबार में रहते थे। और मिताक्षर नाम सुना होगा आपने, विज्ञानेश्वर की। आज जो हिंदू धर्म शास्त्र में जिससे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, विज्ञानेश्वर इनकी रचना क्या है? मिताक्षर। ये भी जो है विक्रमादित्य छठम के, ये दोनों लोग उन्हीं के दरबार में रहते थे। ठीक। और कल्याणी के ये कल्याणी के चालुक्य वंश के महानतम शासकों में से थे। भाई महान शासक वही होगा जो कि शांति अमन चैन स्थापित रखे, उसका राज्य सुरक्षित रहे, राज्य में सांस्कृतिक उपलब्धियां हों। विक्रमांक देव, विल्हड़ जैसे लोग, मिताक्षर, विज्ञान देव, तो इस तरीके के लोग रहेंगे तो महान तो कहा ही जाएगा ना। तो ये बात हो गई। और एक बात याद रखिएगा, एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। अब का नगर किसे कहते हैं? मंदिरों का नगर एहोल को कहते हैं। अभी एहोल प्रशस्ति पढ़ रहा था, अभी एहोल प्रशस्ति पीछे हम लोगों ने देखा था, तो टेम्पल का टाउन एहोल को कहते हैं। बिल्कुल क्लियर हो गया। और अब थोड़ा सा कदम्ब वंश के बारे में जान ले। तो कदम्ब वंश की स्थापना किसने की थी जानते हैं? मयूर शर्मन ने की थी। मयूर, ये वर्मन नहीं है साहब, ये शर्मन है, याद रखिएगा, इन्होंने की थी। और 4वीं सदी में इसकी स्थापना की थी। और इनका क्षेत्र कौन था? लिख दें 4वीं सदी। इनका क्षेत्र था उत्तरी कर्नाटक और कोंकण आज का जो है। ठीक थी। और इनकी राजधानी कहाँ थी? इनकी राजधानी बनवासी थी। बनवासी, इसे बैजंती भी कहते हैं, बैजंती। ठीक। ये कर्नाटका में है। और ये आज का कौन डिस्ट्रिक्ट है? ये आज का केंद्रा डिस्ट्रिक्ट है। कन्नड़ा जैसे बोलते हैं, कर्नाटक, कन्नड़ में कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट है। कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में बनवासी है। बनवासी या इसको जो है बनवासी या बैजंता कहते हैं ना, बैजंती, बनवासी या बैजंती याद रखें, बैजंती माल है, गले में बैजंती माल, वही बैजंती राजधानी थी। संक्षेप में कदम्ब वंश के बारे में जानिए। कदम्ब वंश की स्थापना मयूर शर्मन, वर्मन नहीं, मयूर शर्मन ने की थी। 4वीं सदी। इनका क्षेत्र उत्तरी कर्नाटक और कोंकण, राजधानी बनवासी, बैजंती। ठीक है। बैजंती कहाँ है? कर्नाटका, यहाँ पे है। और एक बार मयूर शर्मन, ये भी इन्होंने भी बड़ा वैदिक यज्ञ 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे। मयूर शर्मन जो है, इन्होंने वैदिक धर्म की काफ़ी उन्नति की, 18 अश्वमेध यज्ञ किए थे और तमाम सारे गांव ब्राह्मणों को दान में दिया था। संक्षेप में ये कदम्ब वंश की बात हो गई।